दुर्ग स्थापत्य की बात कर रहे थे मित्रों, तो दुर्ग स्थापत्य में हम देखते हैं दुर्ग के महत्वपूर्ण भाग क्या होते हैं, यानी एक दुर्ग को बनाने के लिए क्या क्या उसमें अंग होते हैं, उसके मुख्य अंग कौन कौन से, तो उनकी हम बात करते हैं। दुर्ग का जो बाह्य आवरण होता है वह ढांचा, ऊंची ऊंची दीवारों युक्त वह ढांचा जो उसे बाह्य आक्रमणकारियों से सुरक्षा प्रदान करता है, उस ढांचे को क्या कहते हैं? तो उस ढांचे को आपको नाम याद रखना है, उस ढांचे को कहते हैं परकोटा। और परकोटे में संधि स्थलों पर बनाए गए जॉइंट युक्त एडवेंचर को कहते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे उसको बुर्ज। तो दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है मित्रों, उस प्रवेश द्वार का नाम तो हो गया है पोड़, और दुर्ग की दीवारों को बाह्य आवरण कहलाया परकोटा। तो दुर्ग के अंगों में आया परकोटा, परकोटे के अंदर बनी होती है बुर्ज, ठीक है। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है पोड़, पोड़ के अंदर का हिस्सा, पोड़ के सामने अंदर प्रवेश करने के बाद कई दरवाजे हो सकते हैं, इन दरवाजों के अंदर का हिस्सा जहां से दुर्ग का अंदरूनी हिस्सा स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं ड्योढ़ी, ठीक है। दुर्ग से जुड़े हुए शब्दों में आएगा साबात, पाशीब, मेहराब, शहतीर, झरोखा, खिड़की, बारी, फलसा, दुर्ग के अंदर बने आकर्षक भवनों में आएंगे महल, दुर्ग के अंदर पेयजल स्रोत के रूप में होगा बावड़ी, ताल, पूजा स्थल के रूप में हो सकते हैं मंदिर। तो ये सब दुर्ग के प्रमुख अंग है। अब क्या अंग किस काम का है, तो ध्यान दीजिएगा। हमने सबसे पहले लिया है पोड़। पोड़ किसे कहते हैं? पोड़ कहते हैं, पोड़ शब्द जुड़ा किससे? प्रवेश द्वार। दुर्ग के जो मुख्य प्रवेश द्वार होते हैं उन्हें पोड़ कहते हैं। एक दुर्ग में कई सारी पोड़ हो सकती, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मुख्य प्रवेश द्वारों की संख्या है 7 पोल है। पांडन पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, राम पोल, लक्ष्मण पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, इस तरह से। तो यहां पर दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसे पोल कहते हैं। परकोटा बाह्य ऊंची ऊंची सीधी खड़ी मजबूत सुरक्षा दीवार। बाहर की ओर सीधी खड़ी ऊंची ऊंची मजबूत सुरक्षा दीवार को क्या कहते हैं? परकोटा। फिर आया है बुर्ज। बुर्ज परकोटे में दीवारों का संधि स्थल गोलाकार संरचना, जो कि एक वाच टावर या सैनिक चौकी के रूप में होती है। परकोटे की दीवारों को आपस में संधि स्थलों पर जोड़ने के लिए गोलाकार संरचना, गोलाकार मीनार से बनाई जाती है, जिसके ऊपर तोपें वगैरह रखी जाती है। सैनिक खड़े रहते हैं जो कि दूर से आने जाने वालों पर निगरानी रखते थे। ऐसे संधि स्थल को कहते थे बुर्ज। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है जैसलमेर का सोनारगढ़, जिसके अंदर टोटल 99 यानी 99 बुर्ज हैं। बिना बुर्ज के किसी दुर्ग का निर्माण संभव नहीं है। तो दुर्ग के परकोटे में बनाई गई संधि स्थल रूपी गोलाकार मीनार रूपी संरचना को कहते हैं बुर्ज। बुर्ज
दुर्ग का सबसे मजबूत हिस्सा में से एक होता है, जहां पर तोपें और सैनिक तैनात किए जाते थे। दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाया पोल साबात। परकोटा के नीचे का मजबूत रास्ता, परकोटे के नीचे बनाया गया मजबूत रास्ता क्या कहलाता है? साबात। पाशीप, परकोटा की चौड़ी दीवार, परकोटे की जो चौड़ी चौड़ी दीवारें होती हैं उन्हें कहते हैं पाशीप। मेहराब, बाहर की ओर निकले अलंकृत पत्थर, बाहर की तरफ निकले हुए अलंकृत पत्थर जो दुर्ग में इस तरह से ढांचे के अंदर, दीवार के अंदर बाहर से निकले रहते हैं, इन अलंकृत पत्थरों को मेहराब कहते हैं। फिर आया सहतीर। सहतीर परकोटे की दीवार के ऊपर छिद्र युक्त पत्थर, परकोटे की दीवार के ऊपर इस तरह के छिद्र युक्त पत्थर लगाए जाते थे। इन पत्थरों के पीछे से खड़े होकर शत्रु पर वार किया जाता था, शत्रु से होने वाले वार से बचा जाता था। इस तरह से गोलाकार, ऊपर त्रिभुजाकार या चौकोर जो पत्थर लगाए जाते थे जिनके बीच में छेद होता था, ये छेद गोल भी हो सकता था, आयताकार या वर्गाकार भी हो सकता था, जिसके पीछे होकर खड़े होकर तीर, तलवार, बंदूक चलाई जाती थी। ऐसे पत्थरों को कहते थे सहतीर। दीवारों या दरवाजे पर बाहर की ओर निकली अलंकृत बालकनी, ठीक है। मुख्य दरवाजे या दीवारों के ऊपर नीचे मेहराब लगाकर, टोडे लगाकर बाहर की तरफ निकाली गई अलंकृत बालकनी, जिसके अंदर खड़े होकर बाहर का दृश्य झांक कर बाहर का दृश्य देखा जाता था। ऐसी अलंकृत बालकनी को क्या कहते थे मित्रों? तो ऐसी अलंकृत बालकनी को झरोका कहते थे, और झरोके के अंदर से खड़े होकर बाहर का दृश्य देखा जा सकता था। ये दुर्ग के मुख्य दरवाजे के ऊपर बाहर की तरफ निकले होते थे, जिनके नीचे मेहराब युक्त पत्थर लगे होते थे। तो इस तरह की संरचना दुर्ग के दरवाजे के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर की तरफ निकले हुए इस तरह की संरचना को नाम दिया है झरोखा। झरोखा का शब्द बना है झांक कर देखना से, तो झांक कर देखने से बना है झरोखा। तो झरोखा यानी बाहर की तरफ निकली हुई अलंकृत बालकनी। महल ये निवास स्थान है, मंदिर ये देवस्थान है, ताल यानी ये सरोवर है, बावड़ी यानी पेयजल का स्रोत है। इसी के साथ साथ दुर्ग से जुड़े हुए शब्दों में आएगा दोबारा, दो और खुला बरामदा, तिबारा, तीन और खुला बरामदा, चौबारा यानी चारों ओर खुला बरामदा। इसके अलावा आएगी साड़। साड़ यानी बंद गहन कक्ष। दुर्ग के अंदर बंद गहन कक्ष को नाम दिया साड़। साड़ के साथ साथ आती है ओवरी। ओवरी कमरे के अंदर बंद अंधकार युक्त कक्ष। कमरे के अंदर बना हुआ बंद अंधकार युक्त कक्ष क्या कहलाया? ओवरी। इसी के अलावा हम बात करते हैं मेड़ी। मेड़ी ऊपरी मंजिल में बना सुंदर अलंकृत
कक्ष। ऊपर की मंजिल में बना सुंदर अलंकृत कक्ष क्या कहलाया? मेढ़ी। माळ्यो, प्रथम मंजिल को क्या कहते हैं? माळ्यो। पौड़ी यानी छत की तरफ जाने की सीढ़ियां क्या कहलाती है? पौड़ी। ठीक है, तो ये सारे के सारे नाम किससे जुड़े हैं मित्रों? ये सारे की सारी चीजें जुड़ी है दुर्ग स्थापत्य से। इनके बिना किसी दुर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती है। खिड़की, खिड़की से अर्थ है यहाँ पर छोटा लघु दरवाजा। दुर्ग की दीवारों में छोटे छोटे जो लघु दरवाजे होते थे, जहां से आवागमन होता था, जहां से उछलकर बाहर आना जाना होता था, उसे कहते थे लघु दरवाजे को खिड़की कहते थे। बारी, बारी, बारी होता था दरवाजे में, दरवाजा, दरवाजे के अंदर बना हुआ दरवाजा, छोटा दरवाजा। जैसे कोई मेन गेट है मित्रों, ये मेन गेट है, तो इस मेन गेट के अंदर एक छोटा सा दरवाजा बना दिया जाता, उसे कहते थे बारी। फलसा, फलसा यानी दुर्ग के अंदर बना चबूतरा, जहां पर बैठकर आपसी मंत्रणा की जाती थी, उसे कहते थे फलसा, यानी मोटा साबात, मोटा चौकोर चबूतरा, जहां पर बैठकर चर्चा की जाती। तो ये सारे के सारे अंग बने हैं किसके? दुर्ग के। दुर्ग का सबसे मजबूत हिस्सा होता था परकोटा। परकोटा ही बाहर से होने वाले आक्रमण और आक्रमणकारी द्वारा चलाए गए आयुध, जैसे तोप के गोले, पत्थर वगैरह का जो मार सहन करता था। परकोटा जितना मजबूत होता था, दुर्ग की महत्व उतना ही बढ़ जाता था। यही परकोटा बाह्य आक्रमणकारियों को दुर्ग के अंदर प्रवेश करने से रोकता था। तो ये परकोटा जो होता था, दुर्ग का एक बख्तरबंद रूप होता था, जिरह बख्तर होता था, बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह ये काम करता था, जो कि बाह्य आक्रमण से दुर्ग की रक्षा करता था। यही दुर्ग शत्रु आक्रमण के टाइम पर राजा, राज परिवार और प्रजा का आश्रय स्थल बसता था, जहां पर शत्रु आक्रमण से बचने के लिए लोग शरण लेते थे। तो ये हुए दुर्ग के प्रमुख अंग। अब हम बात करते हैं मित्रों राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। अब राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस प्रदेश में है? तो हमने कल भी जो पिछला वीडियो देखा था उसमें देखा था हमने कि हिंदुस्तान में सर्वाधिक दुर्गों वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। फिर हम बात करें राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला प्रदेश है, तो वो है मेवाड़। कौन सा है? मेवाड़। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस श्रेणी के हैं? तो गिरी श्रेणी के। तो हम सबसे पहले गिरी श्रेणी के दुर्गों से स्टार्ट करेंगे। दुर्गों की टोटल श्रेणियां हमने देखी थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में श्रेणियां थी 4 और शुक्र नीति में श्रेणियां थी 9। तो सबसे पहले हम दुर्गों की श्रेणियों में देखेंगे गिरी श्रेणी के दुर्ग। और गिरी श्रेणी के दुर्गों में राजस्थान का श्रेष्ठतम दुर्ग, जिसे विश्व इतिहास में भी याद किया जाता है, जहां राजस्थान में सर्वाधिक साके हुए हैं, उस दुर्ग की बात करेंगे तो गढ़ा में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया रे। तो गढ़ों में गढ़ कौन सा है? चित्तौड़गढ़, बाकी दुर्ग गढ़ैया। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मित्रों चित्तौड़गढ़ के किले से। नमस्कार मित्रों, हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख गिरी दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख गिरी दुर्ग। राजस्थान के गिरी दुर्गों का नाम लेते तो राजस्थान के जो गिरी दुर्ग है वो कौन कौन से, पहले तो ये हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख गिरी दुर्गों में कौन कौन से दुर्ग शामिल है। गिरिदुर्गों में राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ रचना मानी गई वह दुर्ग है, नाम आता चित्तौड़गढ़। साथ में हम बात करेंगे मांडलगढ़। मांडलगढ़ के साथ हम बात करेंगे तारागढ़, शेरगढ़, शाहाबाद, रणथंभौर, शेरगढ़ धौलपुर, बाला किला, दौसा का किला, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, तारागढ़ अजमेर, सोजत का किला, सिवाना का किला,
साथ में हम बात करें जालोर का किला, अचलगढ़, बसंतगढ़, साथ में हम बात करें कुंभलगढ़, मेहरानगढ़। ये ऐसे किले हैं जो सारे के सारे गिरी दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का अर्थ क्या है? गिरी यानी पहाड़ यानी पर्वत या ऊंचे पहाड़ की चोटी पर बना हुआ किला कहलाता है गिरी दुर्ग। गिरी दुर्गों में राजस्थान में श्रेष्ठतम माना गया है कौन सा? चित्तौड़। चित्तौड़ राजस्थान का एक ऐसा किला है जो केवल धानवंत श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो लगभग सभी श्रेणियों के गुणों से परिपूर्ण है साहब। तो हम बात करेंगे सबसे पहले दुर्ग की। दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के लिए कवि ने एक कहावत लिखी है कि गड़ा में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया रे। कि गड़ा में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया रे, मतलब रुपया में रुपयो चित्तौड़ हो बाकी दुर्ग चवन्या रे। मतलब 1 रुपए के बराबर अगर कोई दुर्ग है तो वह चित्तौड़गढ़ है, बाकी दुर्ग उसके सामने 25 पैसे यानी चवन्नी के समान दिखाई देते हैं। झरझर झरझर झरना झरे आ निर्भय नाथ की ठोर, झरझर झरझर झरना झरे आ निर्भय नाथ की ठोर, 1000 जन्म ले ही तब मानस जन्मे चित्तौड़। चित्तौड़ की पावन धरा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि इसकी पवित्रता की बखान करते हुए लिखा है कि झरझर 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 झरना झरे आ निर्भयनाथ री ठोर। कि यहां पर पग पग पर झरने झरते हैं, ये योगी निर्भयनाथ का स्थान है। तो चित्तौड़ का संबंध किस योगी से समझा गया? निर्भयनाथ से। कि झरझर झरझर झरना झरे आ निर्भयनाथ री ठोर, 1000 जन्म लेही तो मानस जन्मे चित्तौड़ धन होई। कि 1000 जन्म ले ही तो मानस, 1000 जन्म लेने के बाद भी अगर किसी मनुष्य का जन्म चित्तौड़ में होता तो ते मानस जन्मे चित्तौड़ धन होई। कि अगर 1000 जन्म लेने के बाद भी अगर किसी मनुष्य का चित्तौड़ में जन्म होता है तो वह धन्य है, यानी उसका मोक्ष हो जाता है। तो ये स्थान है साहब कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ को मोक्ष धाम के रूप में माना गया है, इसे सबसे पवित्र भूमि माना गया है, इसे निर्भयनाथ का स्थान माना गया। तो हम बात करेंगे दुर्गों में दुर्ग कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो हमारा पहला दुर्ग होगा मित्रों, गिरी दुर्गों की बात कर रहे हैं तो गिरी दुर्गों में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ उपनाम। चित्तौड़ के उपनामों की बात करें तो इसका पुराना नाम आता चित्रकूट, इसे ही कहा गया है चित्रल दुर्ग, इसे ही कहा गया है चित्रांगगढ़, इसे ही कहते हैं राजस्थान का गौरव, इसे ही कहते हैं मेवाड़ का शौर्यवीर, इसे ही कहा गया है दक्षिण का प्रहरी। मुगल शासकों में से हम बात करेंगे पहले अलाउद्दीन खिलजी की, जो सल्तनत काल का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे नाम दिया खिजराबाद और मुगल शासक अकबर ने इसे नाम दिया है एलानाबाद। तो एलानाबाद नाम किसने दिया? अकबर ने। अलाउद्दीन खिलजी ने इसे क्या कहा है? खिजराबाद। ये सारे के सारे नाम किसके आए? चित्तौड़गढ़, चित्रकूट, चित्रल दुर्ग, चित्रांगगढ़, राजस्थान का गौरव, मेवाड़ का शौर्यवीर और दक्षिण का प्रहरी या मेवाड़ का रक्षक। एक नाम और कर सकते हैं आप, मेवाड़ का
रक्षक। मेवाड़ पर होने वाले हर आघात को सबसे पहले झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? तो वह दुर्ग है चित्तौड़गढ़। स्थिति चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़च प्लस गंभीरी संगम स्थल के निकट समुद्र तल से 620 मीटर लगभग 1850 फीट ऊंचाई पर मेसा के पठार। कौन से पठार में मित्रों? मेसा के पठार में। और मेसा का ये पठार किन पहाड़ियों का हिस्सा है? मेसा के पठार पर केलजर पहाड़ियों के छोर पर बसा हुआ आपका गढ़ चित्तौड़। गढ़ चित्तौड़ की बात करें तो इसकी कुल परिधि कितनी है? तो आप करोगे 13 किलोमीटर। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस किले का जो क्षेत्रफल है वो आता है 28 वर्ग किलोमीटर, यानी 28 किलोमीटर स्क्वायर। इसकी लंबाई कितनी है? तो 8 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है? तो लगभग 2 किलोमीटर है। और ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई में आप करेंगे 620 मीटर है। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की। चित्रकूट, चित्रलदुर्ग, चित्रांगगढ़, राजस्थान का गौरव, मेवाड़ का शौर्यवीर, मेवाड़ का रक्षक, दक्षिणी सीमा का प्रहरी, खिजराबाद, एलानाबाद, ये सारे नाम किसके लिए आए? चित्तौड़गढ़ के लिए। चित्तौड़गढ़ किस श्रेणी का दुर्ग है? सर्वश्रेष्ठ। कौन सी श्रेणी है भाई? गृह श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है। ये किस जिले में है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। किन दो नदियों के संगम पर है? तो बेड़च और गंभीरी संगम के निकट। बेड़च नदी के किनारे गंभीरी और बेड़च जहाँ मिलती है उसके निकट केलजर की पहाड़ियों का एक छोर है जिसका नाम है मेसा का पठार। ये मेसा का पठार समुद्र तल से 620 मीटर यानी लगभग 1850 फीट ऊंचा है, जिस पर बसा है चित्तौड़गढ़। इस किले की परिधि यानी इस किले का जो सर्किल है वह 13 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 28 वर्ग किलोमीटर है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है जिसमें राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती थी। इसी के अंदर खेत खलियान, कुएं, बावड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इसकी कुल लंबाई 8 किलोमीटर, चौड़ाई अधिकतम चौड़ाई 2 किलोमीटर और ऊंचाई है 620 मीटर। तो इस तरह से एक लंबे चौड़े पठार के ऊपर ऊंचाई के ऊपर बसा हुआ किला है चित्तौड़गढ़। इस तरह से एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर ये पहाड़ी जो पठार नुमा पहाड़ी है उसके ऊपर ये किला बसा है जो दूर से ही सुस्पष्ट नजर आता है। और इस किले की संरचना कुछ इस तरह से की गई है कि ये किला आसानी से दूर से दिखाई देता है। और इसी किले के अंदर आने जाने के लिए टोटल प्रवेश द्वार कितने हैं मित्रों? तो आप टोटल प्रवेश द्वार लिखेंगे। यहाँ पर टोटल प्रवेश द्वार हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 प्रवेश द्वारों को पार करने के बाद इसमें प्रवेश किया जाता है। तो ये जो पहाड़ी है इस पहाड़ी का नाम है केलजर पहाड़ी। केलजर पहाड़ी का ये हिस्सा कहलाता मेसा का पठार। मेसा का पठार समुद्र तल से ऊंचा है, 620 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई 8 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 2 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल आता है 28 वर्ग किलोमीटर के लगभग। और इसकी परिधि कितनी है? तो परिधि इस किले के जो परकोटे की परिधि है वह 13 किलोमीटर के लगभग है। तो इस तरह से बना हुआ गढ़ है आपका चित्तौड़गढ़। अब क्वेश्चन अलग आता है साहब कि चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने करवाया था, यानी इसका निर्माता कौन था?
निर्माण। 7वीं सदी में मौर्य शासकों द्वारा, यानी इसका निर्माण कौन सी सदी में हुआ, तो आप करेंगे 7वीं सदी में। निर्माता थे मौर्य शासक। फिर आता है निर्माता। अब निर्माता से संबंधित यहां दो मत हैं मित्रों, पहला प्रथम और द्वितीय। पहला मत क्या है? चित्तौड़ के निर्माण का जो पहला मत है उसमें आता है ग्रंथ आता है, ग्रंथ का नाम है कुमार पाल महाकाव्य। गुजराती ग्रंथ, गुजराती भाषा में लिखा गया कुमारपाल महाकाव्य ये कहता है कि कुमारपाल महाकाव्य के अनुसार राजा चित्रांग मौर्य। कुमारपाल महाकाव्य के अनुसार इसका निर्माता कौन है? राजा चित्रांग मौर्य हैं। ये कहने वाला कौन सा ग्रंथ है? वह है कुमारपाल महाकाव्य। जबकि हम बात करते हैं मेवाड़ी साहित्य एवं वीर विनोद के अनुसार राजा चित्रांगद मौर्य। वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माता कौन है? राजा का नाम है चित्रांगद मौर्य। तो ध्यान रखना, कुमारपाल महाकाव्य के अनुसार पूछा जाए तो आप करोगे राजा चित्रांग मौर्य। और सीधा पूछा जाए या वीर विनोद का रेफरेंस दे दिया जाए, मेवाड़ी साहित्य का रेफरेंस दे दिया जाए, या किसी का भी नाम ना देकर सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो आप करेंगे राजा चित्रांगद मौर्य। चित्रांग और चित्रांगद एक ही व्यक्ति था जिसने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसके नाम पर यह चित्रकूट या चित्रांगद के नाम पर चित्रल दुर्ग कहलाया था। तो इसका निर्माण करवाने वाला पहला वंश कौन सा आया? वो वंश है, आपको यहां पर ध्यान रखना है, मौर्य वंश। प्रमुख राजवंश। चित्तौड़गढ़ से जुड़े हुए प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे तो उसकी भी हम बात कर लें। तो सबसे पहले चित्तौड़ पर राज करने वाला पहला राजवंश कौन सा आया? मौर्य वंश। कौन सा आया मित्रों? मौर्यों के बाद मौर्यों से ये किला किसने छीन लिया? गुहिल वंश ने। गुहिलों से ये किला छीन लिया किस वंश ने? परमार वंश ने। परमारों से ये किला छीन लिया कौन से वंश ने? चालुक्य वंश ने। चालुक्यों से ये किला वापस छीन लिया किसने? गुहिल वंश ने। और इसी गुहिल वंश के टाइम पर यहां पर हुए थे 3 साके। तो यहां पर हम पढ़ेंगे प्रमुख साके। ठीक है, तो लास्ट में हम इसी के अंदर देख लेंगे प्रमुख साके। तो चालुक्य वंश जो यहाँ पर राज करता था, चित्तौड़ पर अधिकार करने वाला ये चालुक्य वंश कहाँ का था? गुजरात का। परमार वंश जिसने यहाँ पर अधिकार कर लिया कुछ समय, वो कहाँ का था? मालवा का। और गुहिल वंश का संबंध यहीं से है, स्थानीय राजवंश से, वो कहाँ का है? मेवाड़ का। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर चित्तौड़ का जो किला है वह मौर्य शासकों ने बनवाया था साहब। मौर्य शासकों ने इसका निर्माण 7वीं सदी में करवाया। तो निर्माता आए मौर्य शासक, और यहाँ पर निर्माण करवाने वाले राजा का नाम आया चित्रांगद मौर्य। राजा चित्रांगद मौर्य। राजा चित्रांगद मौर्य के
वंश में हुआ मान मौर्य। इसी मान मौर्य को साहित्य में कई जगह लिखा गया अपभ्रंश में मान मौर्य। इसी मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ उससे छीन लिया गया। तो मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ छीनने वाला पहला गुहिल शासक कौन था? बप्पा रावल। कौन था मित्रों? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 734 ईस्वी में। तो यहाँ पर 7वीं सदी में बना, 8वीं सदी में गुहिलों ने यह किला छीन लिया। गुहिल शासक जिसने चित्तौड़ पर सबसे पहले अधिकार किया उसका नाम क्या है? बप्पा रावल। बप्पा रावल ने चित्तौड़ कब जीता है मित्रों? 734 ईस्वी में। किसको हराकर जीता? मान मौर्य को। इसी बप्पा रावल की वंश परंपरा में एक शासक आया। शासक का नाम है शक्ति कुमार। इसी शक्ति कुमार को हराकर चित्तौड़ इनसे छीन लिया गया। शक्ति कुमार को हराकर चित्तौड़ जीतने वाला राजा कौन था? नाम आता है मुंज परमार। किसने जीत लिया मित्रों? मुंज परमार ने। मुंज परमार ने चित्तौड़ कब छीन लिया? 977-78 ईस्वी के अंदर। 977-78 ईस्वी में मुंज परमार ने किला छीन लिया साहब। किससे? शक्ति कुमार से। छीनने वाला आया मुंज परमार। मुंज का उत्तराधिकारी आया भोज परमार, जिसने भोजताल यानी भोपाल बसाया और चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर बनवाया। इसी भोज का उत्तराधिकारी हुआ सुप्रसिद्ध शासक हुआ। शासक का नाम हुआ सिंधुराज। और उसके उत्तराधिकारियों को हराकर, सिंधुराज के उत्तराधिकारियों को हराकर इस किले को छीन लिया चालुक्यों ने। यहाँ पर विजय प्राप्त करने वाला चालुक्य है कुमारपाल चालुक्य। तो ये किला किसने छीन लिया? कुमारपाल चालुक्य ने। कुमारपाल चालुक्य ने ये किला छीन लिया। किससे छीना? ये किला किससे छीना गया? तो आप ध्यान रखेंगे, ये है किला छीना गया साहब परमारों से। और ये घटना लगभग है 1140 ईस्वी के लगभग की। अब इसी के वंश में राजा हुआ। राजा का नाम आता है अजय पाल सोलंकी। कौन था? अजय पाल सोलंकी। इसी अजय पाल सोलंकी के वंशजों को हराकर किला वापस गुहिलों ने छीन लिया। और इस गुहिल शासक का नाम आता है रावल जेत्र सिंह। 1232 ईस्वी। अब इसी रावल जेत्र सिंह के वंश में हुआ है रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद ये शाखा यहीं समाप्त हो गई। उसके बाद चला है सिसोदिया शाखा का आरंभ हुआ। और सिसोदिया शाखा में दो अलग अलग शासकों के नाम पड़ेंगे, राणा विक्रम और राणा उदय सिंह। यहाँ पर अलग अलग आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। रावल रतन सिंह इसके टाइम पर 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, जिसमें पहला शाखा हुआ। दूसरा शाखा सन 1534 बहादुर शाह। कौन था ये? गुजरात का राजा था। आक्रमण। और तीसरा शाखा 1567-68 अकबर आक्रमण। तो चित्तौड़ पर टोटल 3 शाखे हुए चित्तौड़ में। पहला रावल रतन सिंह के टाइम 1303 अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। दूसरा 1534 बहादुर शाह गुजरात का आक्रमण राणा विक्रम के टाइम पर। और तीसरा राणा उदय सिंह के टाइम पर 1567-68 में अकबर का
आक्रमण। तो ये चित्तौड़ पर राज करने वाले प्रमुख राजवंश आए। पहला राजवंश कौन सा मित्रों? मौर्य, दूसरा गुहिल, तीसरा परमार, चौथा चालुक्य और पांचवा गुहिल। गुहिल वंश के अंदर चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी रहा है। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी कब से कब तक रहा? 1232 से लेकर 1568 तक चित्तौड़ कहाँ की राजधानी रहा है? मेवाड़ की राजधानी। अकबर आक्रमण के टाइम राजधानी उदयपुर स्थानांतरित कर दी गई। तो आपको ध्यान रखना, चित्तौड़ को जीतने वाला पहला गुहिल शासक बप्पा रावल था, जबकि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला पहला गुहिल शासक कौन था? रावल जेत्र सिंह। चित्तौड़ को राजधानी हटाकर उदयपुर ले जाने वाला अंतिम शासक है राणा उदय सिंह। उदय सिंह के टाइम पर अंतिम शाखा किसके आक्रमण से हुआ? अकबर के आक्रमण से। तो ये चित्तौड़ की बात की है। चित्तौड़ का निर्माण किस युग में हुआ? 7वीं सदी में हुआ है। निर्माता कौन थे? मौर्य शासक थे। कुमारपाल महाकाव्य के अनुसार निर्माता का नाम राजा चित्रांग मौर्य है, जबकि वीर विनोद और मेवाड़ी साहित्य अन्य स्थानों पर इसके निर्माता का नाम आया चित्रांगद मौर्य। तो चित्रांग या चित्रांगद एक ही व्यक्ति था जिसे अलग अलग नामों से उत्कृत किया गया। तो इसको बनाने वाला राजवंश कौन सा है? मौर्य। मौर्यों से छीना गुहिलों, गुहिलों से छीना परमार, परमार से चालुक्य, चालुक्यों से गुहिल। और गुहिल राजाओं के टाइम पर चित्तौड़ में टोटल शाखे हुए हैं 3। चित्तौड़ में गुहिलों की 2 शाखाओं ने राज किया। पहली रावल शाखा और दूसरी है राणा शाखा। अंत में यहाँ पर राणा शाखा के शासकों का राज हुआ करता था। तो ये बात की मित्रों हमने चित्तौड़ के इतिहास का आरंभिक पन्ना हमने देखा। चित्तौड़ कहाँ है? तो बेड़च और गंभीरी नदी के संगम पर समुद्र तल से 620 मीटर ऊंचे मेसा के पठार पर स्थित है, जिसका जो है निर्माण मौर्य शासकों ने 7वीं सदी में करवाया था। अब हम बात करेंगे चित्तौड़ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। यस मित्रों, तो हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का विवरण, यानी देखने लायक चीजें क्या क्या है, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, हम उसके साथ के साथ बात करते चल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़ के 7 प्रवेश द्वार, यानी इस किले में एंट्री के लिए टोटल 7 डोर है। ये सारे के सारे 7 प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में हैं, पश्चिम दिशा में है। तो इनमें जो पहला प्रवेश द्वार आता है उसका प्रथम द्वार का नाम क्या है? प्रथम। तो प्रथम को आप नाम ध्यान रखोगे पांडन पोल। क्या नाम है मित्रों? पांडन पोल। उससे आगे चले तो नंबर 2 आती है हनुमान पोल। उससे आगे चले तो नंबर 3 आती है भैरव पोल। नंबर 4 आती है गणेश पोल। नंबर 5 आती है जोड़ला पोल। नंबर 6 आती है लक्ष्मण पोल। और नंबर 7 आते हैं राम पोल। तो टोटल कितने पोल हो गई? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ध्यान दो, इधर सारे के सारे प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा के मुख्य प्रवेश द्वार, यानी सभी के सभी प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में खुलते हैं। अब यहां कुछ खास बात है। पांडन पोल, रावत बाघ सिंह का स्मारक, ठीक है। चित्तौड़ के दूसरे साके में शहीद होने वाले, वीर गति प्राप्त करने वाले देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाघ सिंह का स्मारक कौन सी पोल में है? पांडन पोल में है। तो पांडन पोल के अंदर रावत बाघ सिंह का स्मारक है। जबकि भैरव पोल की हम बात करें तो यहां पर चाचा भतीजा यानी जयमल और कल्ला राठौड़ के स्मारक बने हैं। तो जयमल जी और कल्ला राठौड़ के स्मारक कौन सी पोल में है? भैरव पोल में है। जबकि बाघ सिंह का स्मारक कौन सी पोल में है? पांडन पोल में है। और चित्तौड़ के अंतिम प्रवेश द्वार राम पोल के अंदर
पत्ता सिसोदिया का स्मारक बना है। चित्तौड़ के तीसरे साके में शहीद हुए थे राणा उदय सिंह के दो सेनापति थे, जयमल जी राठौड़ और फतेह सिंह सिसोदिया, यानी पत्ता सिसोदिया। तो पत्ता सिसोदिया की छतरी रामपोल में बनी, जबकि जयमल और उनके भतीजे कल्ला राठौड़ की छतरियां भैरवपोल में बनी हैं और रावत बाग सिंह की छतरी पांडनपोल में बनी। तो चित्तौड़ में टोटल प्रवेश द्वार कितने, तो आप करेंगे 7। पहला पांडन पोल, हनुमान पोल, भैरव पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। सातों के सातों प्रवेश द्वार कौन सी दिशा में खुलते हैं? पश्चिम दिशा में। अब बात करें प्रमुख मंदिर, तो चित्तौड़ के प्रमुख मंदिरों की बात करें मित्रों, चित्तौड़ में एक मंदिर है, नाम है तुलजा भवानी मंदिर, जिसे न्याय की देवी कहा गया है। और ये मंदिर किसके द्वारा बना हुआ है? पासवान पुत्र बनवीर के द्वारा बनाया गया तुलजा भवानी। इसके अलावा चित्तौड़ के अंदर हम बात करें बायण माता ऑब्लिक बाणेश्वरी मंदिर, ये मंदिर किसने बनवाया? तो ये मंदिर लोक मान्यता के अनुसार बनाया है बप्पा रावल ने। चित्तौड़ के अंदर ही बना है अन्नपूर्णा माता का मंदिर, और ये मंदिर चित्तौड़ में राणा शाखा के संस्थापक ने बनवाया। बनवाने वाले का नाम है राणा हमीर। हम बात करें चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर, इसका निर्माण करवाया है राणा कुंभा ने। साथ में हम बात करें चित्तौड़ में है द्वारिकाधीश मंदिर, इसका निर्माण करवाया राणा मोकल ने। चित्तौड़ में ही है त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे हम वर्तमान में कहते हैं समिधेश्वर मंदिर। ये मंदिर भी किसने बनवाया है? राणा मोकल ने बनवाया। साथ में यहाँ चित्तौड़ में बना है अदबद बावजी मंदिर, महाराणा स्वरूप सिंह जी द्वारा निर्मित है। कालिका माता मंदिर, नागदेश्वर और कुकड़ेश्वर महादेव। इनके साथ साथ हम बात करें महलों की, तो महलों में कौन कौन से महल हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कंवरपदा महल, कुंभा महल, पद्मिनी महल, फतेह महल, ठीक है, जयमल, पत्ता हवेली, भामाशाह हवेली, रामपुरा हवेली, बनवीर का महल, जनाना महल, ये सारी महल और हवेलियाँ कहाँ हैं? चित्तौड़ में। साथ में हम बात करें मित्रों, तो स्मारक में हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ बने हैं विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जौहर कुंड, रैदास की छतरी,
ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड, श्रृंगार चौरी, सतबीस देवरा। जल स्रोतों की बात करें रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सरोवर, झाली बावड़ी, निर्भय कुंड, चोर बावड़ी, राणा जी का झालरा, पद्मनी का तालाब। अन्य के अंदर भी हम बात कर लेते हैं, तो इसी किले के अंदर हम चलते तो अन्य स्रोत जो है साहब उनमें है बड़ी पोड़ यानी आंतरिक द्वार, सूरज पोड़ या लाखोटा की बारी, सूरजपोल या लाखोटा की बारी, यह है पूर्वी द्वार। साथ में है पीलू खाना, तोप खाना। ठीक है, इसी के साथ हम बात करें मंदिरों में भी कुछ मंदिर और आ जाते हैं मित्रों। तो मंदिरों में हम बात करें मीराबाई का मंदिर, मीरा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, ये सारी की जो सारी संरचनाएं हैं मित्रों A to Z, ये सारा का सारा दर्शनीय स्थल सब के सब चित्तौड़ के किले के अंदर बने हैं। तो चित्तौड़ ना केवल सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, चित्तौड़ ऐतिहासिक दृष्टि से, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके अंदर टोटल प्रवेश द्वार है 7। पहले प्रवेश द्वार का नाम है पांडनपोल, अंतिम प्रवेश द्वार का नाम है रामपोल। 7 प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में खुलते हैं। चित्तौड़ की पूर्व दिशा में गुप्त प्रवेश द्वार है जिसका नाम है सूरजपोल, उगते हुए सूरज की तरफ होने के कारण सूरजपोल, या इसे ही कहते हैं लाखोटा की बारी। और चित्तौड़ के अंदर प्रजा के निवास और राजा के निवास को अलग अलग करने वाला आंतरिक प्रवेश द्वार कहलाता बड़ी पोल। हाथी जहां बांधे जाते थे उसे कहते पीलू खाना, तोप खाना, सिले खाना। अलग अलग अन्य स्रोत हैं जो देखने लायक हैं। जल स्रोतों की बात करें तो रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सरोवर, झाली बावड़ी, निर्भय कुंड, चोर बावड़ी, रानी जी का झालरा, पद्मनी का तालाब, गोमुख कुंड, ब्रह्म कुंड, ये प्रमुख जल स्रोत है। स्मारकों में बात करें तो विजय स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ, जौहर कुंड, रेदास की छतरी, श्रृंगार चौरी, सतबीस देवरा यहाँ प्रमुख स्मारक हैं। महलों में कंवरपदा महल, कुंभा का महल, पद्मिनी का महल, फतेह महल, बनवीर का महल, जनाना महल, जयमल पत्ता की हवेली, भामासा की हवेली, रामपुरा की हवेली यहाँ प्रमुख महल और हवेलियों में है। मंदिरों में बात करें तो तुलजा भवानी का मंदिर जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया, बाण माता या बाणेश्वरी सिसोदिया या गुहिल वंश की कुलदेवी जिसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया, अन्नपूर्णा माता राणा हमीर द्वारा निर्मित आराध्य देवी, कुंभ श्याम राणा कुंभा द्वारा निर्मित, द्वारिकाधीश मंदिर राणा मोकल द्वारा निर्मित, भोज परमार द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसे वर्तमान में मोकल का समिधेश्वर मंदिर कहते हैं, अद्भुत बावजी का मंदिर, मीरा मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, कालिका माता मंदिर, नागदेश्वर मंदिर, कुकड़ेश्वर मंदिर, राम दरबार मंदिर जो चित्तौड़ में प्रवेश करते ही आता है, राम दरबार का मंदिर, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साथ में प्राचीन सूर्य मंदिर था जिसे तोड़कर बाद में नाम दे दिया गया कालिका माता मंदिर। तो ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल किस किले में है मित्रों? तो ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल हैं चित्तौड़ के किले के अंदर। अब ध्यान दीजिएगा,
यहां पर एक स्थान आया है रेदास की छतरी। रेदास की छतरी, राणा कुंभा की रानी सुमतीबाई झाला, यानी ये झाली रानी थी, सुमतीबाई झाला द्वारा निर्मित। महाराणा कुंभा के टाइम संत रेदास चित्तौड़ पधारे थे, जहां पर कुंभा की रानी सुमतीबाई झाला ने उनसे गुरु मंत्र लेकर, दीक्षा लेकर उनकी छतरी बनवाई, और कालांतर में मीरा यहीं पर बैठकर अपने आराध्य की पूजा अर्चना किया करती थी। तो मीरा के आध्यात्मिक प्रेरक के रूप में भी रेदास को गिना जाता है। तो रेदास की वास्तविक शिष्या थी सुमतीबाई झाला, जो कि राणा कुंभा की रानी थी, उन्होंने रेदास की छतरी बनाई। यहीं पर है श्रृंगार चौरी, कुंभा द्वारा पुत्री रमाबाई का विवाह मंडप सफेद संगमरमर में। तो सफेद संगमरमर के अंदर कुंभा द्वारा अपनी बेटी रमाबाई के विवाह के मंडप के लिए जो बनाया गया वह कहलाया है, नाम है श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी को आज शांतिनाथ जिनालय भी कहते हैं। इसी श्रृंगार चौरी के अंदर जैन मंत्री ने शांतिनाथ जिनालय मंदिर बनवा दिया, जैन मंदिर बनाया शांतिनाथ जिनालय। जैन मंत्री का नाम क्या है? वेलोक द्वारा निर्मित है। जैन कीर्ति स्तंभ की हम बात करें मित्रों, तो जैन कीर्ति स्तंभ 1272-73 में रावल समर सिंह के समय जीजा शाह सनाय पुत्र द्वारा आदिनाथ या ऋषभदेव को समर्पित करके बनाया गया। ये जो है टोटल कितने मंजिला है? 7 मंजिला है। तो सन 1272-73 में रावल समर सिंह के टाइम पर सनाय नाम का एक बनिया हुआ करता था, जिसका पुत्र था जीजासा। जीजासा ने जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित करते हुए एक 7 मंजिला इमारत बनाई। ये इमारत कहलाई जैन कीर्ति स्तंभ। जबकि विजय स्तंभ की हम बात करेंगे मित्रों, तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है, जिसका निर्माण सारंगपुर विजय, मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो ये सारे के सारे दर्शनीय स्थल है साहब, कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब ध्यान दीजिए मित्रों, चित्तौड़ में 2 अलग अलग स्तंभ है। एक का नाम है जैन कीर्ति स्तंभ, एक का नाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, जो टोटल 9 मंजिला है। इसकी हम बात करें तो विजय स्तंभ की हम बात करें तो विजय स्तंभ हम बात कर रहे हैं 9 मंजिला है, और इस 9 मंजिला इमारत में कुल 157 सीढ़ियां और इसकी कुल ऊंचाई है 122 फीट है। ठीक है। इसके निर्माता का नाम क्या है? तो निर्माता का नाम है राणा कुंभा। इसके शिल्पकार का नाम है जेता, और उसके सहयोगी है नापा पेमा पूंजा। ये उसके सहयोगी थे। ठीक है। ये मालवा राजधानी क्या थी? मांडू। विजय का प्रतीक है। मांडू पर विजय कब हुई? ठीक है। 1437 ईस्वी में सारंगपुर युद्ध में मालवा के सुल्तान पर विजय का प्रतीक है साहब ये 9 मंजिला विजय स्तंभ। इसी विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण
पुनर्निर्माण, प्रथम सबसे पहले इसका पुनर्निर्माण करवाया था भीम सिंह जी ने, और फिर इसका पुनर्निर्माण वापस करवाया महाराणा स्वरूप सिंह ने। आकाशीय बिजली गिरने से इसका सबसे ऊपरी जो शिखर है वह टूट गया था। उस गुंबद को देबारी के जैन मंदिर से पुराना गुंबद लाकर पुनः हेरिटेज स्वरूप दिया गया। तो ये आया विजय स्तंभ। दूसरा हम बात करें जैन कीर्ति स्तंभ, ये बना है रावल समर सिंह के समय। रावल समर सिंह के समय 1272-73 ईस्वी में इसका निर्माण सनाय वैश्य के पुत्र जीजा शाह व्यापारी ने, जीजा शाह नाम के व्यापारी ने करवाया था। ये पहले जैन तीर्थंकर का नाम है ऋषभ देव या आदिनाथ को समर्पित ये जो इमारत है मित्रों, इसकी हम बात करें, ये टोटल 7 मंजिला है, आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। जबकि विजय स्तंभ की हम बात करें मित्रों, तो विजय स्तंभ जो है वह 9 मंजिला है, भगवान विष्णु को समर्पित। इसमें 157 सीढ़ियाँ हैं, ऊंचाई 122 फीट है, निर्माता महाराणा कुंभा है, प्रधान शिल्पकार जेता है। और ये मांडू या मालवा विजय 1437 में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, जिसका वास्तविक स्वरूप वर्तमान स्वरूप पुनर्निर्माण करवाया महाराणा स्वरूप सिंह ने। इसी को ही डॉक्टर गर्टज नाम के एक इंग्लिश विद्वान हुए हैं, इन्होंने नाम दिया हिंदू मूर्तियों का अजायब घर का है। जबकि उपेंद्र नाथ डे ने इसे मूर्ति कला का विश्वकोश कहा है। सीमा राठौड़ ने इसे कुंभा का संगीत स्मारक कहा है। साथ में बात करें कर्नल टॉड ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है, और फर्ग्यूसन ने इसे कुतुब मीनार से सुंदर बताया है। तो सर्वाधिक उपमाएं किसे दी गई, तो विजय स्तंभ कर्नल टॉड ने रोम के टार्जन टावर से तुलना की है, फर्ग्यूसन ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है, डॉक्टर गर्टज ने हिंदू मूर्तियों का अजब घर कहा है, उपेंद्र नाथ डे ने इसे मूर्ति कला का विश्व कोश और विष्णु ध्वज की संज्ञा दी है, सीमा राठौड़ ने इसे कुंभा का संगीत स्मारक कहा है। यही राजस्थान पुलिस, साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर और चित्तौड़गढ़ सीमेंट वर्क्स के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी फेमस है। तो राजस्थान पुलिस का, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, चित्तौड़गढ़ सीमेंट का प्रतीक कौन सा स्मारक है, तो विजय स्तंभ। ऐसा माना जाता है कि इसकी 9वीं मंजिल पर 9 बार अल्लाह लिखा गया अरबी में, जबकि तीसरी मंजिल पर अरबी में एक शब्द लिखा बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, यानी इसको तुड़वाने वाले ने इसके ऊपर अल्लाह शब्द का अंकन करवाया था। इसमें हर मंजिल पर अलग अलग तरह की हिंदू मूर्तियों का संग्रह होने के कारण इसे हिंदू मूर्तियों का अजायब घर भी कहते हैं। तो विजय स्तंभ मालवा विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ जैन व्यापारी जीजा शाह ने बनवाया था, जो कि तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। चित्तौड़ में टोटल 3 साके हुए मित्रों। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के टाइम पर रावल रतन सिंह का केसरिया, रानी पद्मिनी के संग वीरांगनाओं का जौहर। दूसरा 1534-35 में बहादुर शाह गुजरात के आक्रमण के टाइम पर यहाँ पर जवाहर देवी और कर्मावती हाड़ा का जौहर। और
प्रतापगढ़ देवलिया के रावत बाघ सिंह का केसरिया, और अंतिम हुआ राणा उदय सिंह के टाइम पर, अकबर के आक्रमण के टाइम पर सेनापति थे जयमल और पत्ता, और साथ में जौहर करने वाली रानी का नाम आता फूल कंवर। चित्तौड़ की विशेषता क्या है तो आपको ध्यान रखना है, यह है राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, जिसमें सर्वाधिक आबादी निवास करती। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा मित्रों, तो आप करोगे चित्तौड़गढ़। इसी चित्तौड़गढ़ को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और मेवाड़ में सर्वाधिक आक्रमण किस दुर्ग पर हुए हैं, तो मेवाड़ में सर्वाधिक आक्रमण चित्तौड़गढ़ के किले पर हुए हैं। तो ये तो बात हुई मित्रों चित्तौड़गढ़ की। धन्यवाद।